लास्ट टाइम हमने PCl5 मोलिक्यूल के बारे में बात की थी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उसके अंदर दो तरीके के एटम होते हैं, इक्विटोरियल और एक्शल। एक्शल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लार्जर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, बिकॉज इक्विटोरियल बॉन्ड्स के अंदर sp2 ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए उसके बॉन्ड थोड़े से छोटे रहेंगे। और जो एक्शल बॉन्ड्स है उसके अंदर pd कैरेक्टर होने की वजह से वो थोड़े से लार्ज होते हैं, वो थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं। वो हमने बात की हुई थी। परसेंटेज ऑर्बिटल को कैसे निकाले वो भी हमने देखा हुआ था। परसेंटेज ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला भी हमने बनाया हुआ था। गिवन ऑर्बिटल अपॉन टोटल ऑर्बिटल इनटू 100, इससे कोई भी ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शामिल हुआ है वो हमें मालूम पड़ता है। तो हमने वो भी बात की थी, बराबर है। अलग अलग दो तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला दिया गया हुआ है तो हम वो फॉर्मूला देख लेंगे, 1/2 Z वाला फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है तो डायरेक्टली सिग्मा प्लस लॉन पेयर, इनसे भी तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। वो बात हमने की थी। आज पहले हम देख लेंगे पाई बॉन्ड इन अ मोलेक्यूल। अब मोलेक्यूल के अंदर कौन सा वाला पाई बॉन्ड होगा वो हमें देखना है। 2p पाई वाला पाई बॉन्ड है, 2p पाई 3d पाई वाला पाई बॉन्ड है, कौन सा वाला पाई बॉन्ड है, या फिर दोनों तरीके के पाई बॉन्ड एक ही साथ में अवेलेबल है, वो हमें देखना है। तो पाई बॉन्ड तो दो तरीके का होगा, p पाई ओवरलैपिंग और p पाई ओवरलैपिंग। कौन सा वाला पाई बॉन्ड कौन सा है वो हमें निकालना है यहाँ से। तो पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल, POCl3। फॉस्फरस ऑक्सीक्लोराइड है ये, फॉस्फोराइल क्लोराइड भी इसे बोलते हैं। फॉस्फरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या रहेगी, 3s2 और 3p3। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये एक s ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल को मिला के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवा देता हूँ। तो यहाँ पे बन गई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी भाई, टोटल 4। यहाँ पे 4 है तो फिर ये भी तो 4 होनी चाहिए ना। जितनी हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मिक्स करते हैं उतनी तो नहीं बनती है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 हो गई। ये 3d अभी वैकेंट है। अब एक काम करो, आपको तीन तो क्लोरीन लगाने हैं और एक फॉस्फरस लगाना, एक ऑक्सीजन लगाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ तो आप क्या करोगे, क्लोरीन लगा दो भाई। और ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर पड़ी हुई है, पेड इलेक्ट्रॉन, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो। तो ऑल ओवर इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ देखो, तीन तो भाई नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, और एक फॉस्फरस के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, वो कौन सा वाला होगा, वो बॉन्ड यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो POCl3 का ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास अभी। ये 3s वाला तो जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आया तो उसकी लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, और ये तीनों जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक और तरीके का भी हम विचार सकते हैं यहाँ पे। एक और तरीके से भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये प्रिंसिपल को। देखो कैसे, फॉस्फरस का एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ 3s में था उसे हम एक्साइटेड स्टेट में 3d में भेज दे। दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन का। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब फिर से इन सभी को मिलाकर आप क्या बना दोगे, sp3। ये तीन में तो एक दो तीन में तो आप क्लोरीन लगा दो। ऑक्सीजन है वो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, और डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया है वो यहाँ पे बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड जो बना है वो कौन सा वाला बना है भाई, 3d के साथ। ऑक्सीजन की तो कौन सी होती है, 2p। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बना वो p पाई d पाई तरीके का पाई बॉन्ड है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा वाला है, sp3 के साथ। पर जो पाई बॉन्ड बना वो होगा p पाई d पाई। तो कहने की बात क्या हुई, जब भी कभी आप ऐसे n = 3 के एलिमेंट, फॉस्फरस है या फिर सल्फर है, कोई भी ऐसे n = 3 वाले एलिमेंट, उसे जब भी कभी आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिखाओ तो वहां पाई बॉन्ड भी पॉसिबल हो सकता है। मैंने क्या आपको बताया, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये भी, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। इसमें भी कौन सा वाला है, sp3। प्लीज कीप इन माइंड दैट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिग्मा बॉन्ड से नक्की होता है, पाई बॉन्ड से नहीं।
यहाँ पर तो देखो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड स्टेट में है, उसे हम नहीं काउंट कर पाते। तो वी विल लुक एट ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड भी कि इसके अंदर कितने हैं वही आपको देखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है वो एक्चुअली में पी पाई डी पाई है, और इस मोलेक्यूल का बेटर रिप्रेजेंटेशन तो यही है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है तो ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो इन दोनों में ये भी सही तरीका ही है, इसे हम गलत तो नहीं बोल सकते, पर इससे अच्छा तो ये है, एक बॉन्ड ज्यादा है। और कौन सा वाला बॉन्ड बना भाई, पी पाई डी पाई। हम्म। तो ऐसे हम सोच सकते हैं, जब भी कभी आपको ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिले n = 3 के एलिमेंट के साथ, तभी तभी वहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो सकता है। बराबर है। अभी एक दो और एग्जांपल देख के हम देखते हैं, चलो सोचे यहाँ पर। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे एग्जांपल लिए हुए हैं, देखो ये पी सिंग कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विथ O, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डबल बॉन्ड। मान लो कि ये सल्फर के साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लिख दिया है। यहाँ देखो तो ये सल्फर के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो मैंने दो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन लगा दिए। ये है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर भी मैंने डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये क्लोरीन के साथ तीन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो मैंने तीनों के साथ पाई बॉन्ड बना दिए ऐसे। यहाँ देखो ये क्रोमेट है, CrO4-2 क्रोमेट, तो क्रोमेट में ये दो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मैंने डबल बॉन्ड से लगा दिए। तो जब भी कभी आप ऐसे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, तो वहां पर आप डबल बॉन्ड भी रख सकते हैं। बराबर है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी आप ऐसे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, भी वहां पे आप डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर ये दोनों में ये ज्यादा बेटर रहेगा, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, पाई बॉन्ड हमें दिखता है। एक और मॉलिक्यूल देखो भाई, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p4। हाइब्रिडाइजेशन मुझे करना है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, S और P, इसमें से दो P को मिला देता हूँ, दो ऑक्सीजन है, दो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, इसलिए बनेगा sp2। ऐसा बन गया ये sp2। एक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है, मान लो कि वो pz ऑर्बिटल है, और ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। बराबर है। तो अब अब यहाँ पर देखो क्या होगा, एक तो लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, एक ऑक्सीजन विथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड बना, एक सिग्मा और एक पाई, पी पाई बॉन्ड बना, पीजेड के साथ बॉन्ड बना हुआ। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, देखो SO2 एक डबल बॉन्ड से है, बराबर है, एक डबल बॉन्ड से है, ये देखो ये डबल बॉन्ड से मैंने बताया है। एक तो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर, और एक यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हमने कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड वाला भी हमने लिखा है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वाला भी हमने लिखा है। कलर थोड़े से अलग दिए गए हुए हैं मेरे ख्याल से, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक डबल बॉन्ड से और एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से, ऐसा स्ट्रक्चर आपको सोचना था। अब इसके जगह चलो वहां कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, वहां वहां मैं पाई बॉन्ड भी बना सकता हूँ। देखना, एक्साइटेड स्टेट में लिखता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें। अब हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, एक तो लोन पेयर, देखो एक ऑक्सीजन पीजेड के साथ पाई बॉन्ड, दूसरा वाला ऑक्सीजन डी के साथ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुआ वो एक हुआ पी पाई और दूसरा हुआ पी पाई डी पाई। तो मैंने आपको बताया था, जब भी कभी आप ऐसे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो, वहां पे पाई बॉन्ड भी बन सकता है, कौन सा वाला, पी पाई डी पाई। तो ये ऐसे हो गए। बराबर है। तो इन इन सभी का एक्सट्रैक्ट क्या है, मैंने बहुत ज्यादा मोलिक्यूल्स का स्टडी करके ये बनाया हुआ है, आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। देखो आपको याद ये रखना है, वो सब आगे मैंने जो करवाया वो भूल जाओ, वो काम का नहीं है, काम का ये है, अगर मोलेक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ऑल आर पी पाई बॉन्ड। अगर मोलेक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ
तो एक पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई वाला, और दूसरा जो है रिमेनिंग ऑल आर पी पाई। और इन सभी में से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर ऑफ पी पाई डी पाई। आप लोग ये नोट डाउन करें, हमारे लिए ये काम का है। आप लोग ये नोट डाउन करें। हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। एसपी हाइब्रिडाइजेशन होने पर पी पाई बॉन्ड ही मिलेंगे सभी। sp2 होने पर एक पी पाई, और बाकी के सभी क्या हो गए, पी पाई डी पाई। एग्जाम्पल लेके हम देखने वाले हैं इसे। अब पहले ये नोट डाउन करो। सर। बोलो। सर नेक्स्ट बुक का सिलेबस क्या है? आपको वहां सेंटर में से नहीं मिला हुआ है? आप सेंटर में से पूछ लिए। पूरा ही इक्विलिब्रियम पूरा है और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर करंट चैप्टर है। पर फिर भी आप अपने सेंटर में से आप कंफर्म कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। चलो मान लो कि भाई मुझे यहाँ पर ये दिया गया हुआ है पी डबल बॉन्ड ओ। ये सी एल है, ये सी एल है और सी एल है। यहाँ पर सिग्मा प्लस पाई करे आप, सिग्मा प्लस लोन पेयर तो दिखता नहीं है। सिग्मा टोटल कितने हुए, चार। चार सिग्मा बॉन्ड होने पर sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वाला है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाने पर, मैंने आपको अभी भी कंडीशन बताई थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ऑल टाइप के जो पाई बॉन्ड है वो कौन से वाले होते हैं, पी पाई डी पाई। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड रहेगा पाई बॉन्ड वो पी पाई डी पाई वाला है। मान लो कि मुझे दिया गया हुआ है CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर तो कैसे है, ऐसे है। कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दो सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस sp। sp हाइब्रिडाइजेशन होने पर सभी बॉन्ड कौन से वाले हो गए, पी पाई। तो ये भी पी पाई और पी पाई। यहाँ पर भी बॉन्ड कौन सा है, पी पाई। दोनों पाई बॉन्ड पी पाई टाइप के हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। मुझे दिया गया हुआ है H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, देखो। अब क्या होगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चार। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर सभी के पाई बॉन्ड कौन से वाले भाई, पी पाई डी पाई। यहाँ पर भी पी पाई डी पाई। मान लो कि मैंने लिया हुआ है SO2, और यहाँ पर एक लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। एक सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर एक बॉन्ड तो कौन सा वाला भाई, पी पाई, और दूसरा वाला कौन सा, पी पाई डी पाई। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैंने जो आपको टेबल लिखवाया था उसका इम्पोर्टेंस यही है। चलो आप लोगों बनाओ, आप लोग आइडेंटिफाई करें कौन सा वाला पाई बॉन्ड है। मैं सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको ही इसका स्ट्रक्चर बनाना है और आपको ही वो बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, आप लोग नोट डाउन करिए। चलो भाई स्ट्रक्चर बनाओ और आंसर लिखो।
चलो भाई, XeO3 सुरेंद्र नगर सेंटर, इसका स्ट्रक्चर बताओ। XeO3। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2। गलत है। जामनगर अरिया। सर sp2। sp2 कैसे आया होगा यार, एक्सी जेनॉन है। जेनॉन है यहाँ पे। मोडासा सेंटर। मोडासा। sp3। sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या है, 1/2। जेनॉन के बाहर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। ऑक्सीजन को तो गिनना ही नहीं है। इज इक्वल टू 4, और 4 हो जाने पर sp3। या फिर आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऑक्सीजन को हमें ज्वाइन करना है भाई, 3 को। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर ऐसे रह गया। हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड टू बी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ये जो सभी तरीके के पाई बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं, वो टेबल में मैंने लिखवाया था। वो सभी के सभी पाई बॉन्ड कौन से वाले बनेंगे यहाँ पर, पी पाई डी पाई। ऑल पाई बॉन्ड्स आर ऑफ पी पाई डी पाई टाइप। ये भी पी पाई डी पाई वाला है, ये भी है और ये भी है। तो स्ट्रक्चर अब तो बनाना आना चाहिए। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हुआ है। पहले आप इसे इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, फिर जितने ऑक्सीजन, O-1 है तो ये सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करे, और ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से ज्वाइन करे। ये ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाए हुए थे। तो यहाँ पर ऑल पाई बॉन्ड्स आर ऑफ पी पाई डी पाई टाइप होगा। चलो, दूसरा वाला मोलेक्यूल कौन सा था। ClO4-1। ClO4-1 SUV सूरत। सूरत SUV। sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हुआ। बहुत अच्छा। जूनागढ़। जूनागढ़ सेंटर। sp3 सर। sp3। ओके, कैसे sp3 आया बताओ। क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 हम्म। और माइनस चार्ज है, इसीलिए वो ऐड होगा। ओके, बराबर है। चलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1.5। क्लोरीन के जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। -1 चार्ज है तो एक ऐड होगा, टोटल हो गया 8। 8/2 दैट मीन्स 4। और 4 मीन्स sp3। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो आपको माइनस लिखना है, और बाकी के सभी कैसे लिखोगे आप, ऐसे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ऐसे वो माइनस। आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। मैंने आपको, जो देखो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बताओ। 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तभी तो ये माइनस बनेगा। बराबर है। या फिर आपने आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, चलो ये एक है, एक के साथ बना दो ओ माइनस, और बाकी के सभी के साथ क्या कर दो, ऐसे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। हो गया है स्ट्रक्चर। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाने पर सभी के सभी बॉन्ड कौन से वाले हो जाएंगे, पी पाई डी पाई।
ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ पी पाई डी पाई टाइप। ओके। आप लोगों को एक ढंग से हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना नहीं आता, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। आपको शर्म करनी चाहिए। SO3 बरोड़ा वैली। बरोड़ा वैली। सर sp2। SP2। ओके। कैसे पता चला ये SP2 है, बोलो। हाफ ऑफ वो वाला फॉर्मूला से मोनोवैलेंसी अपनी सल्फर की 6, तो हाफ ऑफ 6 और चार्ज नहीं है तो 3। ओके, बराबर है, तो 3। हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2। sp2। अच्छा, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। सल्फर के बाहर 6। सभी ऑक्सीजन ही है, तो डबल बॉन्ड से ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ, पाई बॉन्ड यहाँ पर कौन से वाले टाइप के रहेंगे। एक ऑल पाई। पी पाई डी पाई और एक पी ओके। पाई पी। देखो, मैंने SP2 में आपको क्या लिखवाया, एक पाई बॉन्ड कंपलसरी पी पाई वाला होगा। तो मान लो कि भाई ये वाला जो है वो पी पाई और पी पाई तरीके का है। इसके अलावा जितने भी पाई बॉन्ड अवेलेबल है वो सभी कौन से वाले रहेंगे, पी पाई डी पाई टाइप। तो अब ये दोनों पाई बॉन्ड कौन से वाले हो गए, पी पाई डी पाई। तो आपका आंसर ये रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं SO3 के अंदर, द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इन SO3 मॉलिक्यूल। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन इसे ऐसे फास्ट सॉल्व करने, इसके अलावा कोई दूसरा तरीके का नहीं। मैंने जो था वो आपको डायरेक्ट लिखा दिया कि भाई आपको ये सिर्फ याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। आप इतना भी नहीं कर पाते हो। CO3-2 कार्बोनेट, अहमदाबाद सेंटर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम पड़ा है। सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 मोनोवैलेंट होते हैं कार्बन में, और +2 -2 चार्ज है, इसलिए +2 होगा। दैट ओके। मींस हाफ हाँ। ऑफ 6 इक्वल्स टू 3। अच्छा, स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा भाई, देखो। एक तो हो गए डबल बॉन्ड, और आएगा यहाँ पर O-O-। अच्छा, ये वाला कार्बन जो है वो SP2 है, कौन सा वाला पाई बॉन्ड मिलेगा बताओ। सर एक तो p पाई d पाई बॉन्ड मिलेगा, जो डबल बॉन्ड है वो। कौन सा वाला। डबल बॉन्ड है उसको p पाई d पाई बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी यहाँ गलत है। मेरी बात सुनो। जब भी कभी SP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, पहले कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, पी पाई। उसके बाद ही पी पाई डी पाई बनता है। ये जो बॉन्ड्स है, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से बनते हैं। पहला बॉन्ड तो यही बनता है, पहले ये वाला बॉन्ड बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो इसके अंदर तो एक ही पाई बॉन्ड है और एक ही पाई बॉन्ड है, तो दैट मींस इट शुड बी पी पाई ऑन ऑलवेज। पहले जो SP2 के अंदर बॉन्ड बनता है वो पहला बॉन्ड कौन सा वाला होता है, पी पाई। उसके बाद ही पी पाई डी पाई बनता है। बराबर है, मैंने आपको वो टेबल में भी तो यही लिखवाया। फर्स्ट पाई बॉन्ड इज पी पाई एंड रिमेनिंग ऑल आर ऑफ पी पाई डी पाई, ऐसे ही तो वो टेबल में लिखा हुआ था। तो आप अच्छी तरीके से स्टडी करिए पहले। चलो नेक्स्ट। चलो, ऐसे दिया गया हुआ है SO4-2। SO4-2, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ सभी।
जामनगर राधिका। sp3 sp3 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 है, तो यहाँ पर ये O माइनस, यहाँ पर एक और O माइनस, ये दोनों वाले डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब बताओ, ये sp3 है, इसके अंदर कौन से वाले पाई बॉन्ड है? p पाई d पाई। यहाँ sp3 हो जाने पर सभी वाले पाई बॉन्ड जो है वो p पाई d पाई तरीके के ही है। मैं आपको फिर से वो टेबल के बारे में बता देता हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशन होने पर ऑल पाई बॉन्ड्स आर p पाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर पहले वाला जो है वो p पाई। उसके अलावा सभी और पाई बॉन्ड जो है वो p पाई d पाई तरीके के। और यहाँ से शुरू करो, sp3, sp3d, sp3d2, इन सभी के अंदर जो भी पाई बॉन्ड बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ p पाई d पाई तरीके के ही होते हैं। आपको यार सिर्फ इतना देखना है तो भी आपको इसमें दिक्कत होती है। मैंने आपको ये sp2 SO2 लेकर ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाया अभी भी। ये भी हमने देखा हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो PO4 - 3, PO4 - 3 भुज सेंटर। sp3 सर। ओके, इसका sp3 स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस में, बताओ। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो। 5। तो 1 2 3 4 5, -3 चार्ज है तो एक O माइनस, यहाँ पर भी एक O माइनस और यहाँ पर भी एक O माइनस। एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है उसे डबल बॉन्ड से लगा दीजिए, sp3। sp3 हो जाने पर ये पाई बॉन्ड कौन सा वाला है, बोलो। पी पाई डी पाई वाला होगा ये। तो हमने अभी अभी भी बनाया हुआ था इसका स्ट्रक्चर पी पाई डी पाई। हमने यहाँ पे Cl लगाया हुआ था, Cl POCl3 मॉलिक्यूल था हमारे पास। ClO3 - इसका बनाना है, ClO3 - जामनगर राधिका। sp3 sp3 कैसे शेप बनेगा इसका, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोलो। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक ऐसे तो ऑक्सीजन हुआ ही। सिंगल बॉन्ड्स है, बाकी सब डबल बॉन्ड्स है। एक सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब डबल बॉन्ड है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन पेयर और एक क्या मिलेगा, माइनस। लॉन पेयर इसके अंदर एक है, अभी एक लॉन पेयर है इसके अंदर। हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, सिग्मा प्लस लॉन पेयर करे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। अब बताओ, इसमें यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से वाले पाई बॉन्ड है? p पाई d पाई। ऑल पाई बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ p पाई d पाई। तो मुझे यही सब जानना था, हमें यही सब देखना था, कौन से वाले पाई बॉन्ड होंगे, कौन से वाले नहीं होते हैं। वो हमने यहाँ पे सीखा, बराबर है। स्ट्रक्चर भी हमने कई सारे बनाए इसके। हम्म, चलो फिर से कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो ये टेबल हमने अभी अभी किया है।
sp होने पर सभी पाई बॉन्ड p पाई p पाई, sp2 होने पर 1 पाई बॉन्ड p पाई और रिमेनिंग आर p पाई d पाई। और ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए p पाई d पाई होता है। ऐसे नहीं है, मॉलिक्यूल तो आपको किसी भी तरीके के मिल सकते हैं। मानो कि आपको दिया गया हुआ है एक्सी ओ एफ फोर, एक्सी ओ एफ फोर आपको दिया गया हुआ है, आप क्या करेंगे? आपको स्ट्रक्चर भी तो बनाना है। आप कैसे देखेंगे? इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करना है तो भी ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर दो भाई। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक तो मैंने डबल बॉन्ड से ये जोड़ दिया। चार हमारे पास क्या है? फ्लोरीन एटम है। चार है तो चार को लगा दीजिए। एक, ये दो, ये तीन और चार। चलो एक लोन पेयर हमें मिली, एक हमें मिली लोन पेयर। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है। वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। हमारे पास 5 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, टोटल 6 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या मिला? sp3d2। ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलने पर यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो पाई बॉन्ड कौन सा वाला होगा? यहाँ देखो, sp3d2 ऑल पाई बॉन्ड ऑफ p पाई d पाई, तो ये पाई बॉन्ड भी p पाई d पाई का ही होगा। ऐसे आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रखकर आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लो, सिग्मा प्लस लोन पेयर कर लो, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। और मान लो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं मालूम है तो फिर वो फॉर्मूला यूज करो। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमने सीख लिया है। ये सभी अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हमने कर दिए। अब हम नई थियरी की ओर बढ़ने वाले हैं। थियरी का नाम है VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। VSEPR ये सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। बराबर, आपको ये अच्छी तरीके से सीखना है। हाइब्रिडाइजेशन में भी से क्वेश्चन आते हैं और VSEPR में भी क्वेश्चन आते हैं। और VSEPR में जब क्वेश्चन आए तो वो हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर आ ही जाएगा। तो ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछने का चांसेस વધારે होता है, ज्यादा होता है। चलो ये जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे दो तरीके की इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी। एक जो है वो लोन पेयर और दूसरी जो है वो बॉन्डिंग पेयर। तो यहाँ पे दो तरीके की लोन पेयर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर। अगर आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग पेयर, इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल का शेप कौन सा वाला होगा? मॉलिक्यूल कौन सा वाला शेप एडॉप्ट करेगा? जो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन है उसी तरीके का। जैसे कि sp के लिए लिनियर, sp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, tbp है, ऑक्टाहेड्रल है, pbp पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। तो जब भी कभी लोन पेयर नहीं होती है तब आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही देखना है। पर मान लो कि अगर लोन पेयर आ गई तब पूरा केस बिगड़ जाएगा। तब हमको उसके जो शेप है वो अलग तरीके के मिल सकते हैं, आपको वो ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इस थ्योरी के ऊपर हमें हमें ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब लोन पेयर होगी तब मोलेक्यूल का शेप कैसा आएगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, ये हमने पहले भी किया हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 और लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बताओ? हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर तो 0, तो यहाँ पर 2, 2 आने पर क्या होगा? sp। जब भी कभी आपके पास लोन पेयर है ही नहीं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड, ये तो 0 ही रहेगा ऑलवेज, लोन पेयर है ही नहीं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा। 2 होने पर sp, 3 होने पर sp2, 4 होने पर sp3। अगर मेरे पास ये 2 है तो मुझे 2 ऑर्बिटल लिखनी है। दोनों की दोनों कौन सी वाली? sp और sp। कितना एंगल रहेगा? 180 डिग्री का। इसके अंदर तो भाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे। आपको ऐसे उसे रखना है जैसे
मिनिमम रिपल्जन हो तो लिनियर शेप 180 डिग्री BCl2। sp2 होने पर ये 120 का एंगल ट्राइगोनल प्लेनर BH3। sp3 होने पर 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4 इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, मिथेन हमने किया हुआ है। उसके बाद ये जो है 5 अगर आ जाए तो हमें मिलता है TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। PCl5 इसका एग्जांपल है। इसके अंदर एक्शल 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 दैट मीन सामने वाला 180 डिग्री वाला, ये भी देखो एक्शल है, ये भी एक्शल है, कितना एंगल 180 डिग्री। अच्छा इक्विटोरियल इक्विटोरियल एंगल, इक्विटोरियल दैट मीन्स ये वाला है, इसके बीच में कितना 120 डिग्री। और एक्शल और इक्विटोरियल तो 90 डिग्री होता है। तीन तरीके के एंगल है यहाँ पे, तीन तरीके के एंगल हमें मिलते हैं, ये 180 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा आप बताओ ये 180 डिग्री वाले कितने एंगल है, 120 डिग्री वाले कितने हैं, 90 डिग्री वाले कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री इज और आर। क्वेश्चन समझ में आया? 180 वाले कितने हैं, 120 वाले कितने हैं और 90 डिग्री वाले कितने हैं? आप क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन सोचकर मुझे बताओ कितने हैं। कोई भी सेंटर आंसर दो। 180 वाले 2। 180 वाले दो कैसे? एक 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 180 वाले जो है वो एक ही है, 180 डिग्री वाला एक। 120 वाले, 3 120 वाले हो जाएंगे यहाँ पे तीन, क्योंकि ये तो प्लेन में है ना। ये तीन देखो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दे आर प्लेनर। और वो प्लेनर है तो ये तीनों को छोड़ दो ऐसे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 90 डिग्री वाले कितने हैं बताओ? 6 90 डिग्री वाले 6 रहेंगे। ऊपर वाले और ये ऊपर वाला नीचे के तीन वाले के साथ हुए, नीचे वाला भी यहाँ, तो टोटल कितने हो गए भाई 6। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये यहाँ पे मैंने जो ये लिखा ना, ये पूछा गया हुआ है कि 180 डिग्री नंबर एक्स है, ये 120 वाले वाई है और एक्चुअल इक्वेटोरियल वाले जेड है, तो वो कितने हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आप, बराबर है। 6 है sp2 sp3d2, सॉरी यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा sp3d2। चलो ये sp3d2 है। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री वाले कितने हैं और 90 डिग्री वाले कितने हैं? सोच के बताओ। ऑक्टाहेड्रल शेप इज वेरी सिमेट्रिकल। कितने एंगल जो है वो 180 के हैं, कितने एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, आपको अच्छी तरीके से बताना है। भुज सेंटर ट्राई करो, भुज सेंटर। सर 90 वाले 8 है। 90 वाले आपको 8 मिले, ओके। 180 वाले 180 वाले कितने? 3, ओके। भुज सेंटर, बुझती आंसर की तो है। चलो जिसे भी ये लॉजिक समझ में आए वो आंसर दो, कोई भी। 180 वाले 3। 180 वाले 3, देखो ये एक डायगोनल आपको देखना है ना, एक तो ये 180, फिर ये वाला 180 भी होगा और एक ये वाला 180, तो तीन जो है वो 180 वाले है डायगोनल, तीन है, ये आंसर सही है। 90 डिग्री वाले गलत आंसर है, वो बताओ। सर 12। कौन बोला भाई 12? कौन सा सेंटर, कौन सा सेंटर है? वलसाड। वलसाड, ओके। देखो यहाँ पर ये चारों के बीच में कौन सा एंगल 90 का, तो चार तो ये हो गए। अब ये ऊपर वाला इन चारों के साथ में कौन से है 90 डिग्री,
नीचे वाला भी ये इन चारों के साथ कौन सा वाला होगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे ये हुआ, 12 कैसे हुआ। भाई चार तो इस प्लेन के अंदर, फिर ये प्लेन के ऊपर भी तो एक बी एटम प्रेजेंट है, वो इन चारों के साथ कौन सा वाला बनाएगा बताओ, 90 डिग्री। नीचे पर भी तो एक ऐसा है, ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे ही तो होता है। नीचे वाला जो है, नीचे वाला वो भी चारों प्लेन में जो है उसके साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री वाले 12 एंगल प्रेजेंट है, 90 डिग्री वाले 12 एंगल प्रेजेंट है यहाँ पे। 180 वाले 3 है और 90 डिग्री वाले 12 है, बराबर है। अभी है ये sp3d3, sp3d3। मैंने यहाँ पर आपको वो सब बता दिया है। एक्सल एक्सल, ये जो है वो एक्सिस वाला, ये एक्सल 180 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर एक मिलता है, तो कि यस। फिर ये जो प्लेन के अंदर है ये सभी पांचों पांच, एक दो, ये तीन चार और पांच, इन सभी के बीच के अंदर कितना एंगल है, 72 डिग्री। 72 डिग्री वाले कितने मिले हमें बताओ, 72 डिग्री वाले कितने मिलेंगे हमें, पांच। पांच ऑर्बिटल इस प्लेन के अंदर है ना, तो पांच तो वो मिलने ही वाले हैं। फिर 90 डिग्री वाले पांच ऊपर के साथ पांच नीचे के साथ, वो कितने बन जाएंगे, 10। ये 72 कैसे आया भाई, ये 72 कैसे आ गया, तो आपको वो आना चाहिए, पूरा एक सर्कल किसका होता है, 360 डिग्री का, डिवाइडेड बाय मुझे कितना करना चाहिए, 5। क्या मिल जाएगा, 72। ऐसे ही तो होता है, 360 डिग्री, 360, हाँ। तो जब भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, जो भी मोलेक्यूल का शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही है। अब मान लो कि मेरे पास लोन पेयर आ जाए, तब क्या होगा। लोन पेयर आने से सभी तरीके की दिक्कत शुरू हो जाती है, और हमें वही लर्न करना है, वही हमें सीखना है, वही हमें समझना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, अब हम देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, molecule becomes unsymmetrical, molecule becomes unsymmetrical। कब कब अनसिमेट्रिकल होगा, पहलू इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और दूसरा डिफरेंट साइड एटम हो तब, डिफरेंट साइड एटम हो तब भी जो है वो मोलेक्यूल अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल या आप ऐसे समझे, मान लो कि मेरे पास है CHCl3, यू कैन सी हियर हमारे पास दो तरीके के साइड एटम है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर मेरे पास ऐसा रहता तो CH4, ये सिमेट्रिकल है, सभी साइड एटम एक ही तरीके के हैं, दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पर ये अलग हो गया। लोन पे आ जाने से भी ये होता है, पहले हम ये देखने वाले हैं। और यहाँ जब भी कभी ऐसे साइड एटम अलग हो जाए, लोन पे आ जाए, तो मोलेक्यूल का जो शेप है वो बदल जाता है। शेप देखने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही देखोगे, लोन पेयर को भी नहीं और पाई बॉन्ड को भी नहीं। आप ये बात अच्छी तरीके से कहाँ लिखनी है तो लिख ले, शेप को एनालिसिस करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को देखने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही हम डिपेंडेड है, लोन पेयर के ऊपर या फिर पाई बॉन्ड के ऊपर नहीं। पाई बॉन्ड भी हम नहीं देखते हैं और लोन पेयर को भी हम नहीं देखते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही देखा जाता है, बराबर है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड एंगल का डिस्टोर्शन हो जाता है, मोलेक्यूल का डिस्टोर्शन हो जाएगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। कैसे, ये मुझे आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझाना है। इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, SO2। सभी के एक के बाद एक मैं अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। पहले आप तो ये समझिए, मान लो कि ए और बी है, और ए और बी के अंदर की जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जहां पर ओवरलैपिंग हुआ है वो ए है, दिस इज ओवरलैपिंग एरिया एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और मान लो कि ए के पास एक लॉन पेयर भी है, तो लॉन पेयर जो है वो लॉन पेयर स्पेस के अंदर ज्यादा जगह रोकती है,
lone pair occupies more space, lone pair always occupy more space। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? आप ऐसे सोचे, मान लो कि मेरे पास ये बलून है, ये मेरे पास ये बलून है, बराबर है, और ये बलून को मैंने ऊपर से भी खींचा और नीचे से भी खींचा, ऐसे हो गया ये मैंने इसको खींचा, ऊपर से भी आपने खींचा, नीचे भी आपने खींचा, ऐसे। तो एक ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ऊपर और नीचे से खींचने पर, बराबर है। तो ये ऐसा हो जाएगा। पर मान लो कि मैंने इसे एक ही तरफ से खींचा हुआ है, अभी एक नीचे की तरफ से ही खींचा हुआ है, तो इसका जो शेप है ऐसा रहेगा। लॉन पेयर इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस and that's why it occupy more space, whereas the bonding pair electrons are aligned on the axis or in between two nuclei, and that's why it can occupy less space in the stereo। ओके, ये जो है वो कम स्पेस रोकने वाला होगा। बॉन्डिंग पेयर जो है, मेरे बताने का क्या मीनिंग है, मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो कम स्पेस रोकता है और लॉन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस रोकता है। तो लॉन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने पर रिपल्जन ज्यादा क्रिएट करता है। लॉन पेयर हमेशा ज्यादा रिपल्जन क्रिएट करेगा बॉन्ड पेयर की कंपैरिजन में। तो देखो, आप यहाँ पर देखना, मेरे पास NH3 है, पहले मैं CH4 लिखता हूँ। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो के साहब sp3, sp3 होने पर एंगल कौन सा वाला, 109 डिग्री 28, नो लॉन पेयर। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ NH3, तो NH3 में तो क्या है, तीन ये हाइड्रोजन और एक यहाँ पर लॉन पेयर, एक लॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो भी sp3 है, पर सब ये जो लॉन पेयर है वो इन बॉन्ड के ऊपर रिपल्जन करेगा। पहले देखो यहाँ पर वो लॉन पेयर नहीं थी, अब लॉन पेयर आने से अब ये इन बॉन्ड्स के ऊपर रिपल्जन करेगा, और रिपल्जन करने की वजह से ये जो बॉन्ड्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री, पर ये हो जाता है 107 डिग्री, कम हो गया। लॉन पेयर आने से मोलेक्यूल के अंदर डिस्टोर्शन हो जाता है, लॉन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, इसीलिए मोलेक्यूल का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और हम लॉन पेयर को तो काउंट नहीं करते शेप में, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पिरामिडल, जबकि ये टेट्राहेड्रल है। दिस इज टेट्राहेड्रल और ये है पिरामिडल। और एंगल भी सही नहीं है, देखो 10928 होना चाहिए था, sp3 होने पर ये एंगल हमेशा होना चाहिए, पर नहीं हुआ, क्यों, लोन पेयर आ जाने की वजह से। लोन पेयर ने क्या किया, रिपल्शन क्रिएट किया, वो तो स्पेस में ज्यादा जगह रोकता है, तो इसलिए उसने रिपल्शन क्रिएट किया इस बॉन्ड के ऊपर, और दोनों बॉन्ड के ऊपर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कितना बच गया, 107 डिग्री। तो इसे ही हम बोलेंगे VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर में दो तरीके की पेयर, कौन सी वाली, बॉन्डिंग पेयर और लॉन पेयर। तो लॉन पेयर जो है वो स्पेस के अंदर ज्यादा जगह क्रिएट करती है, इसीलिए इसीलिए उसके अंदर जो है, एक्सक्यूज मी, आप ये नोट डाउन करो पहले। सर आपका म्यूट है, म्यूट है। हेलो, आया आवाज? ओके। हम्म। तो हम यहाँ एक ऑर्डर बना सकते हैं, क्या ऑर्डर मिलेगा बताओ। ये सबसे ज्यादा लॉन पेयर जो है वो ज्यादा जगह लेता है, तो फिर यहाँ से हम एक ऑर्डर बना सकते हैं, इस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर ही हम
मोलेक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो पहले एक काम करें, आप यहाँ पर ये देखें, सबसे ज्यादा रिपल्जन किस में होगा? लोन पेयर में। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम रिपल्जन किसके बीच में? बॉन्ड पेयर। लिखो भैया, सबसे ज्यादा रिपल्जन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्जन होता है। जब भी कभी लोन पेयर रिपल्जन हो, तभी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्जन होने पर, मैं ये यहाँ पर केस लेके कंपेयर भी कर रहा हूँ। हम यहाँ पर ऐसे कंपेयर करेंगे, देखो ये CH4, इसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर ले रहा है NH3, और फिर यहाँ पर H2। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये एक लोन पेयर, दूसरा वाला लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर 0। यहाँ देखो, लोन पेयर और लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्जन होगा, तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। या फिर H2O को आप ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। यहाँ पर इस लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बहुत रिपल्जन, इसलिए यहाँ इसको रिपेल करेगा, ये इसको। यहाँ इन सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपको कौन सा वाला मिलेगा? यहाँ पे सब sp3, यहाँ पर भी sp3, यहाँ पर भी sp3। एंगल अलग अलग रहेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट 10928 डिग्री, चलो भाई यहाँ पर 107 डिग्री अराउंड, और यहाँ पर तो हो जाता है 104 डिग्री। ये एंगल देखिए आप, ये 104 हो गया। क्यों? इसके अंदर लोन पेयर रिपल्जन आ गया। लोन पेयर रिपल्जन हो जाने की वजह से बॉन्ड पेयर के ऊपर ज्यादा रिपल्जन आएगा, मॉलिक्यूल और कॉन्ट्रैक्ट हो गया बॉन्ड एंगल। अच्छा, शेप इसका कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। इसका शेप कैसा रहेगा भाई? पिरामिडल। इसका शेप कैसा होगा बताओ? इसे हम बोलते हैं बैंड शेप, बैंड। और फिर बोलो एंगुलर, और या फिर बोलो वी शेप। वी शेप, बैंड और एंगुलर, इसे ही तो कहते हैं VSEPR, वैलेंस शेल, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन प्रिंसिपल, VSEPR। नोट डाउन करें। यहाँ पर आप देखो, हाइब्रिडाइजेशन सभी के अंदर सेम ही है, सभी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एक ही तरीके का है, पर फिर भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अलग अलग तरीके की है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो हाइब्रिडाइजेशन तय नहीं करता। कौन नक्की करता है? एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। रिपल्जन होने की वजह से तो ये चेंज आया है, और लोन पेयर को तो हम काउंट नहीं करते। तो हम क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जो है उससे मॉलिक्यूल की हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसी हो सकती है, पर हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है जो मॉलिक्यूल का शेप एडॉप्ट करने करने में काम लगे। ओके, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन है वो मॉलिक्यूल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल क्या है? एनर्जी। इन सभी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन एक है, पर एनर्जी अलग अलग है, रिपल्जन की वजह से, लॉन पेयर की वजह से। ओके, तो हमारा क्या काम रहेगा? हमारा काम रहेगा लॉन पेयर को देखना।
अब हम एक काम करने वाले हैं, इन सभी चीज को हम एक फॉर्मेट के अंदर, टेबल के अंदर रखकर लर्न करेंगे। देखते हैं। ऐसे ही हम लिखेंगे, एक एक लोन पेयर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो आप ऐसे टेबल बनाओ। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा प्लस लॉन पेयर, इन दोनों का सम जो है वो हमें क्या मिलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर फॉर्मूला, और यहाँ पर हमें मिलेगा शेप। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2, दो होने पर क्या मिलेगा? sp, दो के दो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0। फॉर्मूला हम लिखेंगे ab2, ए के साथ दो बी है, दो सिग्मा बॉन्ड है ना, बराबर। यहाँ पर बी लिख देता हूँ, हमें इजी इजी जो रहे वो ही लिखेंगे, ये बी कर देता हूँ मैं। ओके, ये बी है। बी दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड कितने हीटेरो एटम के साथ, कोई भी दूसरे और एटम के साथ कितने बॉन्ड है वो। शेप कैसे मिलेगा? देखो, ये से हो गया ए बी बॉन्ड बी, 180 डिग्री आपको एंगल मिला, और शेप हमें मिला लीनियर। और एग्जाम्पल है इसका BeCl2, BeCl2। अब इसी केस के अंदर एक तो लोन पेयर है और एक है सिग्मा बॉन्ड, तो इसे मैं लिखूंगा ABl। ABl कैसे होगा भाई? ए के साथ एक बी है और एक है लोन पेयर। एल मीन्स लोन पेयर, एल मीन्स लोन पेयर। ये मोलेक्यूल बाय मोलेक्यूल है, बाय एटॉमिक मोलेक्यूल है, तो यहाँ पर तो हम कोई शेप के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर इसका एक एग्जांपल है हमारे पास। देखो, ये कार्बन के पास लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास एक लोन पेयर। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp, ऐसे ऐसे हमें लिखना है, बराबर है। ऐसे ये हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड बी लोन पेयर एल। फॉर्मूला इसका ऐसा बनेगा। अभी एक दो और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये होता है। चलो मानो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp2, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर 0। क्या लिखेंगे भाई? ab3, और ab3 का स्ट्रक्चर कौन सा वाला? ab3 3 है तो 120 डिग्री का एंगल, और शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BH3, एग्जाम्पल है BH3। पर एक काम करता हूँ, सिग्मा बॉन्ड दो है और एक लोन पेयर है, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, मोलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बनेगा? AB2L। एक लोन पेयर और दो जो है वो बी एटम है। कैसे हम लिखेंगे अब?
ये ए, यहाँ पर एक तो हो गई लॉन पेयर, ये एक बी, दूसरा वाला बी, और यहाँ पर एक लॉन पेयर। अब इस शेप को हम क्या नाम देंगे? इस शेप को अब हम कहेंगे बेंट। मैंने दो नाम सिखाए थे आपको, बेंट, एंगुलर या फिर वी शेप। तीन नाम है, बेंट, एंगुलर और वी शेप। कौन सा वाला एग्जांपल? SO2, सल्फर के ऊपर एक लॉन पेयर, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर है। SO2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर sp2 है पर एक लॉन पेयर है, तो एक लोन पर आने की वजह से ये एंगुलर हो गया। और ऑल्सो कीप इन माइंड दैट इस वाले केस में एंगल जो है वो 120 डिग्री नहीं मिलेगा, ये एंगल अब आपको 120 डिग्री से कम मिलेगा। ये एंगल जो है वो कम मिलेगा, जनरली ये जो है वो 119 डिग्री जैसा होता है। कम हो गया, क्यों कम हो गया? इस लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से। दोनों के हाइब्रिडाइजेशन तो भाई sp2 ही है, पर अलग अलग यहाँ पर ज्योमेट्री देखने को मिली। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये बेंट मोलेक्यूल है, SO2 BH3 ऐसे। अभी हमको सभी के ऊपर ऐसे लोन पर रखकर ये पूरा टेबल बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बाकी का करेंगे, आज तो सभी का ये पॉसिबल नहीं है। sp3 वाले भी देखने हैं अभी, बराबर। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक काम करते हैं sp3 वाला कर देते हैं, इस टेबल के अंदर ही sp3 वाला हम कर देंगे। उसके बाद में sp3d से हम बाकी रखेंगे। आप ये पहले नोट डाउन कर लो। मुझे सभी तरीके के एग्जांपल्स आपको करवाने हैं, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड को ही देखना है। बॉन्ड को देखकर आपको स्ट्रक्चर बताना है, कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, और ये तो फिक्स रहेगा। यहाँ चेंज आएगा, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा एक लोन पेयर, दो सिग्मा एक लोन पेयर। ऐसा भी एग्जाम्पल है, एक सिग्मा और दो लोन पेयर, पर ऐसा पूछा नहीं जाता तो मैंने वो नहीं लिखा हुआ यहाँ। NH2 माइनस, बराबर, ऐसा सब बनता है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट। ये हो गया तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये हो गया भाई, आपको ये समझ में आ गया कैसे हमने लिखा ये? चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ही कर देते हैं। चलो हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पर रखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर 0। फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4, AB4 में टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा आपको, ऐसे देखो। एंगल कौन सा वाला? 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल, इसका कोई एग्जांपल? CH4। अब दूसरा वाला देखो, ये तो 4 का 4 ही है, ये हो गया 3+1। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? चलो भाई, ये 3 और एक लॉन पेयर, क्या बनेगा फॉर्मूला? AB3L।
एक लोन पेयर, ये ए है, इसके ऊपर एक लोन पेयर और 3 बी। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल। पिरामिडल कौन सा वाला एग्जांपल? NH3। एंगल यहां पर क्या था? 107 डिग्री अराउंड, 107 डिग्री अराउंड, या फिर 108। डेटा थोड़े से ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। चलो ऐसे भी तो हो सकता है, दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर। क्या लिखेंगे? AB2L2। ये शेप कौन सा वाला फिर से हो गया? बेंट या फिर एंगुलर? 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। एग्जैक्ट तो है इसका 104.39, ऐसा है कुछ, पर ये हमारे एनसीईआरटी में शायद ये दिया गया हुआ है। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि इसका जो एंगल है वो कम हो जाएगा। आइडियल sp3 का जो एंगल है 109.28, इसका तो एग्जैक्ट यही मिलेगा, 109 डिग्री 28। यहाँ पर ये कम हो गया और यहाँ पर तो ये और भी ज्यादा कम हो गया लॉन पेयर की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन सभी के अंदर sp3 है, लॉन पेयर का नंबर बदल गया तो ये भी बदल जाएगा। अभी 3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बाकी है, वो टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाले हैं। पर कंसेप्ट ऐसा ही है, लॉन पेयर को अब सिर्फ रखना है, हमें सिर्फ लॉन पेयर को ही फोकस करना है यहाँ पर। चलो इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस कंसेप्ट में यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें ज्यादा इसके एग्जाम्पल करने हैं। बोलो भाई, किसी को कोई इसमें डाउट है तो बोलो। जामनगर, भुज, सुरेंद्र नगर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और पॉसिबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सभी लोग, कोई भी है वो एब्सेंट ना रहे, देखें। बराबर? ओके, थैंक यू।